आज सुबह सुबह ही प्रशांत भैया का फोन आया। छुटकी। उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, राधा नहीं रही। अभी कुछ देर पहले ही वह हमें छोड़ गई। मेरा जी धक से रह गया। वैसे मैं जानती थी कि कभी न कभी यह दुखद समाचार भैया मुझे देने ही वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। भला 40 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है। मैंने आह भरकर सोचा, भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। उनके नन्हे नन्हे बच्चों की बात सोचकर कलेजा मुंह को आने लगा। कंठ में रुलाई उमड़ने लगी। मैंने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी से कपड़े निकालते समय मेरी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते ही मुझे बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने यह साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर के काम से बनारस जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने भाभी से कहा था। पटना से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है, और फिर 2 ही दिन की तो बात है। बच्चों को माँ देख लेंगी। भैया मैं भी चलूँगी, मैंने मचल कर कहा था। ठीक है तू भी चल, उन्होंने हंस कर कहा। हम तीनों खूब घूमे फिरे। फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी न खरीदो, यह हो ही नहीं सकता, भैया बोले। भाभी ने काफ़ी साड़ियाँ देख डाली। फिर एक गुलाबी रंग की साड़ी पर उनकी नज़र गई तो उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी सरका दी। क्यों, क्या हुआ? भैया ने पूछा। यह साड़ी तुम्हें पसंद है तो ले लो ना। नहीं, कोई कम दाम वाली ले लेते हैं, यह बहुत महंगी है। तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कहकर उन्होंने फौरन वह साड़ी बंधवाई और हम दुकान से बाहर निकले। शशि के लिए भी कुछ ले लेते हैं, भाभी बोली। शशि तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए एक सलवार कमीज का कपड़ा ले लो। मेरा बहुत मन था कि भैया मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद देते। मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने माँ से शिकायत जड़ दी। माँ को बताना बारूद के पतीले में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी। अरे, इस प्रशांत के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 8,000 रुपये खर्च कर दिए। अरे, साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए भी एक साड़ी खरीद देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। इस बेचारी का पिता जिंदा होता तो यह तेरा मुंह क्यों ताकती। माँ इसके लिए भी खरीद देता, पर यह अभी 14 साल की ही तो है। इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़े ही है। तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 1 आध साल बाद ही पहन लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूंकने को हरदम तैयार। हम लोगों के खर्च का बहुत हिसाब किताब करता है। भैया चुप हो गए। माँ बहुत देर तक बकती झकती रही। भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, यह साड़ी शशि के लिए रख लीजिए, यह कलर उस पर बहुत खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देना होता तो पहले ही खरीदवा देती। अब क्यों यह ढोंग कर रही हो? तुम्हारी साड़ी तुम्हें ही मुबारक हो। फिर वे रोने लगीं। प्रशांत के बापू जीवित थे तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना। वे मुझे रानी की तरह रखते थे। अब तो तुम्हारे आसरे हैं, जैसे रखोगी वैसे रहेंगे, जो दोगी सो खाएंगे। साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर तक जमीन पर पड़ी रही। फिर भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। मुझे याद है, कुछ महीनों बाद भैया के एक सहकर्मी की शादी थी और पूरे घर का निमंत्रण था। वह बनारसी साड़ी पहनो ना, भैया ने भाभी से आग्रह किया। खरीदने के बाद एक बार भी तुम्हें उसे पहने नहीं देखा। भाभी साड़ी पहनकर आई तो उन पर नजर नहीं टिकती थी। बहुत सुंदर दिख रही थीं वे। भैया मंत्रमुग्ध से उन्हें एकटक देखते रहे। चलो सब लोग गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। माँ की नज़र भैया पर पड़ी तो वे बोली,
अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा? क्यों, क्या हुआ? ठीक तो हैं? खाक ठीक है। कमीज की बांह तो फटी है। ओह, जरा सी सीवन उधड़ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यही फटी कमीज पहनकर शादी में जाओगे? जोरू पहने बनारसी साड़ी और तुम पहनो फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है। लोग देखेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। मैं अभी कमीज बदल कर आता हूँ। लाइए, मैं 1 मिनट में कमीज सिल देती हूँ, भाभी बोली। उतारिए जल्दी। थोड़ी देर में भाभी बाहर आईं तो उन्होंने अपनी साड़ी बदलकर एक सादा फूलदार रेशमी साड़ी पहन ली थी। यह क्या? भैया ने आहत भाव से पूछा। तुम पर कितनी अच्छी लग रही थी। बदलने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा साड़ी जरा भड़कीली है, दुल्हन से भी ज्यादा बन संवर कर जाऊं, यह कुछ ठीक नहीं लगता। भैया चुप हो गए। उस दिन के बाद भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तह कर रख देती थी। मैं जानती थी कि भाभी को माँ की बात बुरी लग गई है। माँ असमय पति को खोकर अत्यंत चिड़ी चिड़ी हो गई थी। भाभी के प्रति तो वे बहुत ही असहिष्णु थी, और इधर मैं भी यदा कदा माँ से चुगली जड़कर कलह का वातावरण उत्पन्न कर देती थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण मैं अत्यधिक लाडली थी। भैया भी जी जान से कोशिश करते कि मुझे पिता की कमी महसूस न हो और उन पर आश्रित होने की वजह से मुझ में हीन भाव न पनपे। इधर माँ भी पल पल उन्हें कोसती रहती कि प्रशांत, अब गृहस्थी की बागडोर तेरे हाथ में है। तू ही घर का कर्ता धर्ता है। तेरा कर्तव्य है कि तू सबको संभाले, सबको खुश रखे। लेकिन क्या यह काम इतना आसान था? सम्मिलित परिवार में हर सदस्य को खुश रखना कठिन था। भैया प्रशासनिक अधिकारी थे। आय तो अधिक नहीं थी, पर शहर में उनका दबदबा था। लेकिन महीना खत्म होते होते पैसे भी खत्म हो चुके होते थे और कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ती। मुझे याद है, एक बार दिवाली पर भैया का हाथ बिल्कुल तंग था। उन्होंने माँ से सलाह की और तय किया कि इस बार दिवाली पर पटाखे और मिठाई पर थोड़े बहुत पैसे खर्च किए जाएंगे और किसी के लिए नए कपड़े नहीं लिए जाएंगे। लेकिन छुटकी के लिए एक साड़ी जरूर ले लेना। अब तो वह साड़ी पहनने लगी है। उसका मन दुखेगा अगर उसे नए कपड़े नहीं मिले तो। अब कितने दिन हमारे घर रहने वाली है। पराया धन, बेटी की जात। ठीक है, भैया ने सिर हिलाया। मैं नए कपड़े पहनकर घर में मटकती फिरी। बाकी सबने पुराने धुले हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। जहाँ तक मुझे याद है, शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा हो जब घर में किसी बात को लेकर खटपट न हुई हो। भैया के दफ्तर से लौटते ही माँ उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कहीं घूमने जाते तो माँ का चेहरा फूल जाता। फिर जैसे ही वे घर लौटते, वे कहती, प्रशांत बेटा, घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसको ठिकाने लगा, फिर तुम मियाँ बीवी जो चाहे करना, चाहे अभिसार करना, चाहे रास रचाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कभी भाभी को सजते संवरते देखती तो ताने देती, अरे बहू, सारा समय श्रृंगार में लगाओगी तो इन बाल गोपालों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बन ठन कर बाहर जाते देखकर मुंह बिचकाती और कहती, 3 बच्चों की माँ हो गई, पर अभी भी साज श्रृंगार का इतना शौक। इधर भैया भाभी को सजते संवरते देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। शायद यही बात तो माँ को अखरती थी। उन्हें लगता था कि भाभी ने भैया पर कोई जादू कर दिया है, तभी वे हर वक्त उनका ही दम भरते रहते हैं। जबकि भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें इतना चाहते थे। मैंने कभी किसी बात पर उन्हें झगड़ते नहीं देखा था। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता था कि भाभी जाने किस मिट्टी की बनी हैं। इतनी सहनशील थीं वे कि माँ के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हाँ, एक आध बार मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए देखा था। भाभी के 2 छोटे भाई थे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे।
वे जब भी भाभी से मिलने आते तो भाभी खुशी से फूली न समाती। वे बड़े उत्साह से उनके लिए पकवान बनाती। उस समय माँ का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता। ओह, आज तो बड़ा जोश चढ़ा है, चलो भाइयों के बहाने आज सारे घर को अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन रानी जी, मैं पूछूं, तुम्हारे भाई हमेशा खाली हाथ झुलाते हुए क्यों आते हैं? इनको सूझता नहीं कि बहन से मिलने जा रहे हैं तो एक आध गिफ्ट लेकर चलें? बाल बच्चों वाला घर है आखिर। माँ जी अभी पढ़ रहे हैं दोनों, इनके पास इतने पैसे ही कहाँ होते हैं कि गिफ्ट वगैरह खरीद सकें। अरे इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि 2-4 रुपए की मिठाई भी न खरीद सकें। आखिर कंगालों के घर से है ना, ये सब तौर तरीके कहाँ से जानेंगे। भाभी को यह बात चुभ गई। वे चुपचाप आंसू बहाने लगीं। कुछ वर्ष बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरे ससुराल वाले बड़े भले लोग थे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जब मैं विदा हो रही थी तो भाभी ने वह बनारसी साड़ी मेरे बक्से में रखते हुए कहा, छुटकी, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। अरे, यह तो तुम्हारी बहुत ही प्रिय साड़ी है। हाँ, पर इसको पहनने का अवसर ही कहाँ मिलता है। तुम जब भी इसे पहनोगी मुझे याद करोगी। हाँ भाभी, मैंने मन ही मन कहा, इस साड़ी को देखूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारे जैसी स्त्रियां इस संसार में कम होती हैं। इतनी सहिष्णु, इतनी उदार, कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, कुछ चाहा ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए खटती रहीं, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए। मुझे उनकी महानता का तब एहसास होता था जब वे अपने प्रति होते अन्याय को नजरअंदाज कर जाती। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। 2 ननदें, एक लाडला देवर, सास ससुर। हर नए ब्याहे जोड़े की तरह मैं और मेरे पति भी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते। शाम को जब मेरे पति दफ्तर से लौटते तो हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। जब मैं बन-ठन कर तैयार होती तो मेरी नज़र अपनी ननद पर पड़ती, जो अक्सर मेरे कमरे में ही रहती और टकटकी बांधे मेरी ओर देखती रहती। वह मुझसे 1000 सवाल करती, कौन सी साड़ी पहन रही हो, कौन सी लिपस्टिक लगाओगी, मैचिंग चप्पल निकाल दूं क्या? बाहर की ओर बढ़ते मेरे कदम थम जाते। सुनो जी, मैं अपने पति से फुसफुसाकर कहती, सीमा को भी साथ ले चलते हैं। ये बेचारी कहीं बाहर निकल नहीं पाती और घर में ही बैठी बोर होती रहती है।